दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री और इतिहास के आप कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। वनडे एग्ज़ाम और कुछ विशेष एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा टॉपिक क्या है? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। ठीक है, और इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या है। देखिए, जब हम लोग देखेंगे कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था, तो हम जानते हैं कि 16 महाजनपदों की जानकारी हमें बौद्ध व जैन ग्रंथों से मिलेगी। सभी महाजनपद क्या कर रहे थे? आपस में संघर्ष कर रहे थे। किस लिए संघर्ष कर रहे थे? राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास करने का संघर्ष कर रहे थे। लेकिन उन सब में सबसे आगे जो निकला उसका नाम क्या था? मगध साम्राज्य। और वह क्या है? आगे बढ़ा। इस संघर्ष में उसी का क्या होता है? सबसे बड़ा उत्कर्ष होता है। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था? तो आपको ध्यान रखना है कि 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध व जैन ग्रंथों से मिलती है। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा कम लग रहा है। सभी महाजनपद आपस में संघर्ष कर रहे थे। ठीक है, और क्यों कर रहे थे? राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक विकास करने के लिए। अतः इन सभी के आपस में संघर्ष में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। ठीक है, इन 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली था। मगध का संस्थापक बृहद्रथ को माना जाता है। मगध का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ को माना जाता है। मगध के उदय के कारण निम्नलिखित थे। अब जैसे कि इसका उदय क्यों हुआ, इसके बारे में अगर हम समझें तो आर्थिक दृष्टि से भी क्या है, ये बहुत ही माने महत्वपूर्ण स्थान पर था, क्योंकि गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित था। तो यहाँ क्या है, कृषि का उत्पादन ज़्यादा हो रहा था। जब कृषि का उत्पादन ज़्यादा होगा तो अधिशेष होगा, और जब लोगों की आर्थिक कंडीशन अच्छी होगी तो वो क्या है, अन्य क्षेत्रों पर भी विचार करेंगे। ठीक है, वैसे ही समझिए, अगर कोई खाने के लिए मर रहा हो तो दूसरी चीज़ों पर थोड़ी सोचेगा, पहले क्या सोचेगा कि पेट कैसे भरें। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या है, जब ये एक कृषि उन्नत क्षेत्र था तो यहाँ पर जब विकास हुआ तो लोग किस पर बात करने लगे? राजनीतिक व्यवस्था के विस्तार के लिए। तो आर्थिक दृष्टि से मगध में अधिशेष उत्पादन हो रहा है। अधिशेष मतलब जो यूज करने के अलावा और अधिक उत्पादन हो, क्योंकि यह नदियों के मुहाने पर था व कृषि की उन्नत व्यवस्था थी। आर्थिक रूप से मजबूत होने के कारण मगध का उत्कर्ष हुआ। ठीक है, मगध वह पहला महाजनपद था जहां प्रशासनिक सुविधा दक्ष थी और उसका विकास हुआ। और मगध के विकास के लिए भौगोलिक कारण बहुत ही उत्तरदायी था। यह गंगा, गंडक व सोन नदी के मुहाने पर था और मगध की राजधानी बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित थी। ठीक है, अतः इस महाजनपद का उत्कर्ष हुआ और ये जल मार्ग व्यापार में सहायता भी करते थे। ठीक है, अब दोस्तों कभी कभी क्या करता है कि इन वंशों को सजाने के लिए क्रम में दे देता है, तो हमें ध्यान रखना है कि मगध के वंशों का क्रम बताइए। तो सबसे पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, नंद वंश, और उसके बाद क्या आता है? मौर्य वंश। तो आज हम लोग केवल नंद वंश तक पढ़ेंगे। हर्यक वंश की स्थापना किसने किया? तो आपको ध्यान रखना है, इस वंश की स्थापना 544 बीसी में बिंबिसार ने किया। यह मगध साम्राज्य का पहला वंश था। इस वंश के अधिकांश राजाओं ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया था, अतः इस वंश को पितृहत्या वंश कहा जाता है। ठीक है, इस वंश की राजधानी राजगृह थी। इसके राजवैद्य कौन थे? जीवक थे। ठीक है, जीवक को उसने मतलब यहाँ दोस्तों बिंबिसार ने बुद्ध व प्रद्योत की सेवा में भेजा था।
बिंबिसार ने अपना साम्राज्य विस्तार विवाह के द्वारा किया। उसने 3 विवाह किया। उसने प्रथम विवाह कोसल राजकुमारी महाकोसला से किया। दूसरा विवाह वैशाली के राजा चेटक की पुत्री चेलना से किया तथा तीसरा विवाह छेमा से किया, जो मद्र आज पंजाब है की राजकुमारी थी। 492 बीसी में उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अजातशत्रु शासक कब बना? तो 492 ईसा पूर्व में अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त किया। इसे कुणिक भी कहा जाता था। ये क्वेश्चन पूछता है कि कुणिक किसे कहा जाता था? अजातशत्रु को। इसने अपनी राजधानी राजगृह ही रखा। राजा बनने के बाद उसने वैशाली व काशी को जीत लिया। इसी के काल में बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ और इसी के समय में 483 बीसी में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। तो उदयन ने 460 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया। इन्हीं कारणों से इस वंश को पितृहत्या वंश कहा जाता है। उदयन ने सोन व गंगा और गंडक के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की और अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था, जिसकी हत्या शिशुनाग ने कर दी। उसके मंत्री थे कौन? शिशुनाग। दोनों में नाग है। ठीक है, पहले में पहले और बाद वाले में बाद में। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? तो इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था। इसकी राजधानी वैशाली ही थी। शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिला लिया। शिशुनाग के बाद इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उस पर डीपली नहीं बात करूँगा। शिशुनाग के बाद कौन शासक बना? तो शिशुनाग के बाद कालाशोक शासक बना और इसे काकवर्ण भी कहा जाता है। इसने पुनः अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। कालाशोक के काल में ही द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना है कि इसके समय में क्या हुआ था? द्वितीय बौद्ध सभा हुई थी। ठीक है। नंद वंश की स्थापना किसने किया? तो इस वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। यह भारत का प्रथम शासक था जिसने एक राट की उपाधि धारण की। ठीक है, ये इतने शक्तिशाली थे कि इन्हें पुराणों में परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया है। इन्होंने कलिंग को जीता व कलिंग से जिनसेन, जो बौद्ध भिक्षु थे, एक तरह से जैन भिक्षु थे, और जैन मूर्ति को इन्होंने मगध लाया था। कलिंग क्षेत्र में इन्होंने महापद्मनंद ने नहरों का निर्माण कराया, जिसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। ठीक है, और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आज का, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इस वंश का अंतिम शासक धनानंद या घनानंद था। ध्यातव्य है कि सिकंदर का आक्रमण घनानंद के समय में ही हुआ था। अतः हम कह सकते हैं कि सिकंदर का समकालीन कौन था? घनानंद था। ठीक है, और बाद में आप पढ़ते हैं कि इसके बाद जो है इसने क्या किया था? चाणक्य का अपमान कर दिया और उसी से उसने प्रण कर लिया था कि मैं जो है इस नंद वंश का नाश करके एक अच्छे अखंड भारत की जो है स्थापना करूँगा। और तब उसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को चुना और धीरे धीरे इस नंद वंश का उसने अंत कर दिया। और अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक ही क्या होगा? मौर्य वंश। लेकिन इसके पहले मैं समझता हूँ कि हम लोगों को भारत में विदेशी आक्रमणों को पढ़ लेना चाहिए और कुछ महत्वपूर्ण बातों को, फिर हम पढ़ेंगे मौर्य वंश को। तो ये था हमारा आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।